Some secret were never meant to see the light of the day. सोचिए कि दुनिया की लगभग 40% जेनेरिक दवाइयाँ और उनमें पड़ने वाले 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। यानी वो रसायन जो असल में बीमारी ठीक करते हैं। एग्जैक्टली वो सिर्फ 1 या 2 देशों से आते हैं। मतलब हमारा पूरा ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम इसी एक सप्लाई चेन पर टिका हुआ है। और ये बहुत बड़ी बात है। हम फार्मेसी जाते हैं, सस्ती दवा खरीदते हैं और खा लेते हैं बिना सोचे समझे। पर क्या हो अगर उस दवा के पीछे का सेफ्टी डेटा ही फेक हो, जिस पर FDA और पूरी दुनिया भरोसा कर रही है? सही कहा। और आज इस चर्चा में हम इसी की तह तक जाएंगे। बिल्कुल। और हमारे स्रोत बहुत ठोस हैं। US FDA की वार्निंग लेटर्स, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स और कैथरीन ईबॉन की मशहूर किताब बॉटल ऑफ लाइज के तथ्य हैं हमारे पास। और यहाँ हमारा मकसद किसी को डराना नहीं है। देखिए, जेनेरिक दवाइयाँ मॉडर्न मेडिसिन का बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, उन्होंने लाखों जानें बचाई हैं। राइट। लेकिन हमें ये समझना होगा कि मुनाफे की दौड़ में दवा बनाने का असली प्रोसेस कैसे काम करता है। जब सेफ्टी सिर्फ कागजों पर रह जाए तो कितना बड़ा खतरा पैदा होता है। तो चलिए सीधे उस पॉइंट पर आते हैं जहाँ से इस पूरे राज पर से पर्दा उठना शुरू हुआ। एक ऐसी घटना जो वाकई किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसी लगती है। हाँ, वो मार्च 2013 वाला इंस्पेक्शन। यस, US FDA के इन्वेस्टिगेटर पीटर बेकर भारत के औरंगाबाद में वॉकहार्ट के वालुज प्लांट गए थे। और यहाँ एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि FDA इंस्पेक्शंस आमतौर पर पहले से बताकर किए जाते थे, लेकिन बेकर अनअनाउंस्ड पहुंचे थे, बिना किसी नोटिस के, बिना बताए। और इस इंस्पेक्शन के दौरान उन्होंने जो देखा, बाप रे। बेकर का ध्यान सिर्फ ऑफिशियल पेपर्स पर नहीं था। वो प्लांट के उन हिस्सों में देख रहे थे जो ऑफिशियल टूर का हिस्सा नहीं थे। राइट। और तभी एक लंबे कॉरिडोर में उनकी नजर एक कर्मचारी पर पड़ी। और वो आदमी कोई आम काम नहीं कर रहा था। उसके हाथ में एक क्लियर गार्बेज बैग था, कचरे का थैला। हाँ, एक बड़ा सा कचरे का थैला। और वो काफी घबराया हुआ लग रहा था। ओके, लेट्स अनपैक दिस। जैसे ही उस कर्मचारी ने FDA इंस्पेक्टर को देखा, वो पलटकर भागने लगा। और बेकर ने भी उसका पीछा शुरू कर दिया। सोचो, एक फार्मास्यूटिकल प्लांट के अंदर जहाँ सब कुछ स्टेराइल होना चाहिए, शांत होना चाहिए, वहाँ एक चेस चल रही है। आखिर में उसने एक साइड डोर खोला और थैले को सीढ़ियों के नीचे छिपा दिया। लेकिन बेकर ने ढूंढ निकाला उसे। बिल्कुल। और जब थैला खोला तो उसमें इंसुलिन प्रोडक्ट्स के 75 फाड़े गए बैच रिकॉर्ड्स मिले। वेट, बैच रिकॉर्ड्स? एक बात बताइए, किसी फैक्ट्री में पुराने पेपर्स फाड़कर फेंकना तो आम बात हो सकती है ना? इसमें आफत क्या थी? आफत इसलिए भी क्योंकि दवा इंडस्ट्री में बैच रिकॉर्ड्स दवा की जन्म कुंडली होते हैं। जब बेकर ने उन टुकड़ों को जोड़ा तो देखा कि इंसुलिन के बैच में ब्लैक पार्टिकल्स थे। काले कण? हाँ, और डिफेक्ट रेट 14% तक था। वेट, ब्लैक पार्टिकल्स इन इंसुलिन? इंसुलिन तो लोग सीधे अपने खून में इंजेक्ट करते हैं ना? एग्जैक्टली। और आम नियम के हिसाब से उस बैच को तुरंत डिस्ट्रॉय करना चाहिए था। तो उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया। रिकॉर्ड क्यों छुपाए? क्योंकि इन डिफेक्टिव बैचेस को फेंकने के बजाय मार्केट में भेज दिया गया था। और जो रिकॉर्ड्स कचरे में मिले उन पर लिखा था फॉर इंटरनल डिपार्टमेंट यूज ओनली। ओह, इसका मतलब प्लांट के अंदर 2 अलग दुनिया चल रही थी। बिल्कुल। एक वो डेटा जो FDA को दिखाया जाता था, जो परफेक्ट था, और एक शैडो सिस्टम जहां असली डिफेक्टिव दवाइयां बन रही थी। ये तो वैसा ही हो गया जैसे स्कूल का कोई बदमाश बच्चा कैसा? में फेंक देता है। हाँ। और टीचर को सिर्फ फाइनल कॉपी दिखाता है जिसमें सब 100% सही होता है। टीचर सोचता है बच्चा जीनियस है। ये बहुत सटीक एनालॉजी है। इन प्लांट्स में इस प्रैक्टिस को सीक्रेट फॉर्मुलेशन एरियाज या गुप्त निर्माण क्षेत्र कहा जाता था। अच्छा, वहाँ टेस्ट करते थे पहले? हाँ, ऑफिशियल मशीन पर टेस्ट करने से पहले शैडो लैब्स में टेस्ट होता था। पास हुआ तो FDA को रिपोर्ट भेजी, फेल हुआ तो पेपर कचरे में और दवा मार्केट में। इनका कॉन्फिडेंस देखिए। और दवा की कंटामिनेशन तो छोड़ ही दीजिए, जिस फैसिलिटी में ये बन रहा था उसकी हालत डरावनी थी। FDA रिपोर्ट में स्पेसिफिकली लिखा था फ्लाइज TNTC, टू न्यूमरस टू काउंट, मतलब मक्खियों को गिना ही नहीं जा सकता था। और वॉशरूम में ड्रेनेज नहीं था, यूरिन सीधे फर्श पर जमा हो रहा था। एक तरफ आप स्टेराइल इंजेक्टेबल्स बना रहे हैं और हाइजीन का ये हाल है। पर एक मिनट, मैं ये सोच रही थी कि एक दवा कंपनी जो करोड़ों कमाती है, वो इतने छोटे शॉर्टकट्स क्यों लेगी? आखिर इस फ्रॉड की जड़ कहाँ है? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। एक कानून समझना होगा जिसे हैच-वैक्समैन एक्ट कहते हैं। 1984 वाला एक्ट? हाँ, 1984 में अमेरिका में ये इसलिए लाया गया था ताकि महंगी ब्रांड नेम दवाइयों का सस्ता विकल्प मिले। पर इसमें एक इंसेंटिव था, फर्स्ट टू फाइल। फर्स्ट फाइल,
इसने चीजों को खराब कैसे किया? जो कंपनी सबसे पहले दवा का एप्लीकेशन एफडीए को देती, उसे 6 महीने तक उस दवा को बेचने का एक्सक्लूसिव राइट मिलता था। मोनोपोली। ओह, 6 महीने की मोनोपोली। और एक बड़ी दवा के लिए 6 महीनों का मतलब अरबों डॉलर का मुनाफा होता था। इसने पूरी इंडस्ट्री को एक गोल्ड रश में बदल दिया। तो फोकस दवा की क्वालिटी पर नहीं रहा। नहीं, फोकस इस पर था कि एफडीए तक सबसे पहले कौन पहुंचता है। समझ गई। यानी अगर दवा तैयार नहीं भी है तो जल्दी से एप्लीकेशन फाइल कर दो मोनोपोली लॉक करने के लिए। बिल्कुल। और डेटा नहीं है तो डेटा मैनिपुलेट कर लो। स्पीड ने क्वालिटी को पीछे छोड़ दिया। और इसी दबाव ने इस कल्चर को जन्म दिया। मुझे दिनेश ठाकुर की कहानी याद आ रही है इसमें। हाँ, विसल ब्लोअर दिनेश ठाकुर। वो 2003 में रैनबैक से आए थे। वो इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट थे। तो वो फैक्ट्री इंस्पेक्टर नहीं थे, डेटा देखते थे। एग्जैक्टली। उन्होंने नोटिस किया कि कंपनी R&D पर बहुत कम खर्च कर रही है, पर रेगुलेटर्स को नए नए एप्लीकेशंस फाइल कर रही है। तो जब उन्होंने सिस्टम चेक किया तो क्या मिला? पता चला कि रेगुलेटर्स को धोखा देने के लिए बड़े पैमाने पर फेक डेटा बनाया गया था। डेटा बैकडेट हो रहा था। यानी टेस्ट आज हुआ पर कंप्यूटर में डेट पिछले साल की डाल दी। सही पकड़ा। जब ठाकुर ने सवाल उठाए तो उन्हें निकालने पर मजबूर किया गया। बाद में उन्होंने एफडीए को सब बताया। और इसके चलते बाद में रैम्बैक्सी को 7 फेलोनी चार्जेस में गिल्टी पाया गया और $500 मिलियन का जुर्माना देना पड़ा। बिल्कुल। लेकिन एक बात अभी भी अजीब लग रही है मुझे। एफडीए दुनिया की सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है। उसकी नाक के नीचे ये सब इतने सालों तक कैसे चला? कैसे चला? हाँ, मतलब क्या एफडीए के लोग प्लांट्स में जाते नहीं थे? उन्हें ये शैडो लैब्स नहीं दिखती थी? जाते थे, लेकिन उनके इंस्पेक्शन प्रोसेस में ही एक बहुत बड़ा झोल था। क्या झोल? अमेरिका में एफडीए अनअनाउंस्ड इंस्पेक्शंस करती थी, पर विदेशी प्लांट्स जैसे भारत या चाइना में वीजा और ट्रैवल की वजह से एफडीए को पहले से नोटिस देना पड़ता था। ओह नो, एडवांस नोटिस? हाँ, कंपनीज को हफ्तों पहले पता होता था कि इंस्पेक्टर किस दिन और किस वक्त आएगा। ये तो वही बात होगी कि प्रिंसिपल सरप्राइज इंस्पेक्शन से पहले बच्चों को ईमेल भेज दे कि मैं कल 10 बजे आ रहा हूँ, डेस्क साफ रखना। सही कहा। इस चोरी ग्राफ्ट इंस्पेक्शन ने पूरे सिस्टम का मजाक बना दिया। इंस्पेक्टर जब आता तो सब परफेक्ट होता, नई यूनिफॉर्म, साफ मशीन, सब दिखावा। एक एफडीए इन्वेस्टिगेटर का जिक्र है इस किताब में। वो चाइना गए, देखा कि सब वर्कर्स ने सेफ्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से डबल ग्लव्स पहने हुए हैं। अच्छा, तो प्रॉब्लम कहाँ थी? जब इंस्पेक्टर ने अंदर के एक दरवाजे का डोर नॉब देखा तो उस पर नंगे हाथों के निशान और पसीने की छाप थी। बाप रे, मतलब आम दिनों में कोई ग्लव्स नहीं पहनता था, सिर्फ एफडीए इंस्पेक्टर के स्वागत में डबल ग्लव्स पहने थे। एग्जैक्टली। एडवांस नोटिस का फायदा उठाकर रातों रात डेटा और हालात परफेक्ट कर लेते थे। इंस्पेक्शन खत्म, वापस शैडो सिस्टम शुरू। और यही वजह है कि जब पीटर बेकर बिना बताए पहुंचे तो कचरे का थैला मिला। सही। लेकिन यहाँ चर्चा का एक और बहुत संगीन पहलू सामने आता है। वो क्या? जब सिस्टम में धोखा देना आसान हो तो सबसे बड़ा खमियाजा वो भुगतते हैं जिनकी आवाज कमजोर है। हम डुअल ट्रैक मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, ये डुअल ट्रैक सिस्टम, मैंने इसके बारे में सोर्सेज में पढ़ा और सच कहूँ तो ये मुझे फ्रॉड से ज्यादा एक मॉरल फेलियर लगा। है ही। डुअल ट्रैक का मतलब है एक ही फैक्ट्री में एक ही दवा के 2 अलग लेवल तैयार करना। अमीरों और गरीबों के लिए अलग? हाँ, अमेरिका और यूरोप जहां स्ट्रिक्ट रेगुलेटर्स हैं वहां अच्छी क्वालिटी, और अफ्रीका, एशिया जहां रेगुलेटर्स कमजोर हैं वहां बिल्कुल सब स्टैंडर्ड घटिया दवा। वाओ। कैथरीन ईवन की किताब में एक मैनेजर का हवाला है जो कहता है अफ्रीका और एशिया में कोई सेफ्टी का प्रूफ थोड़ी मांगता है। ये तो सीधा लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना हुआ। इसका एक एग्जाम्पल युगांडा के अस्पताल का था ना? हाँ, वहाँ एक 13 साल के बच्चे को मेनिंजाइटिस था, दिमाग का इन्फेक्शन। राइट। डॉक्टर्स उसे सेफ्ट्रिएक्सोन नाम का एंटीबायोटिक दे रहे थे, पर दवा का कोई असर ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स थक चुके थे कि सस्ती जेनरिक दवाइयाँ असर ही नहीं करती हैं। पर यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक करना चाहूंगी। एक कमर्शियल नजरिए से देखते हैं। जरूर। एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जिन देशों के पास बजट नहीं है वो महंगी दवा खरीद नहीं सकते, तो मार्केट इकोनॉमिक्स के हिसाब से वहाँ सस्ती चीजें ही जाएंगी। और जब कॉस्ट ड्रास्टिकली कम होगी तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो आएगा ही। कंपनीज बिना मुनाफे के तो काम नहीं करेंगी। क्या ये बिजनेस का कड़वा सच नहीं है? ये तर्क बिजनेस के लिए ठीक लग सकता है, पर दवाइयों पर इसे अप्लाई करना तबाही है। देखिए, एक सस्ती टी शर्ट और सस्ती दवा में फर्क होता है। कैसा फर्क? सस्ती टी शर्ट 4 बार धोने पर फट जाएगी, आपका थोड़ा नुकसान होगा, किसी की जान नहीं जाएगी। पर घटिया दवा सिर्फ बेअसर नहीं होती। तो उसका और क्या मैकेनिज्म है?
बीमारी ठीक नहीं होगी वही ना? नहीं, सबसे बड़ा खतरा है ड्रग रेजिस्टेंस, जो आज दुनिया भर के लिए टाइम बॉम्ब है। मान लीजिए एंटीबायोटिक में एक्टिव इंग्रेडिएंट 100 मिलीग्राम होना चाहिए, ओके। पर ड्यूल ट्रैक सस्ती दवा में सिर्फ 40 मिलीग्राम है। अब क्या होगा? जब दवा खाएंगे तो सारे बैक्टीरिया नहीं मरेंगे, जो कमजोर हैं बस वही मरेंगे। सही। और जो थोड़े ताकतवर हैं वो उस 40 मिलीग्राम को सहना सीख जाएंगे। ओह गॉड! तो दवा बैक्टीरिया को मारने के बजाय उनके लिए एक ट्रेनिंग कैंप का काम कर रही है। एग्जैक्टली। वो अपने डीएनए को म्यूटेट कर लेते हैं और सुपर बग बन जाते हैं, दवा के खिलाफ इम्यूनिटी बना लेते हैं। और ये सुपर बग्स देश का बॉर्डर तो मानते नहीं। बिल्कुल नहीं। वो युगांडा से शुरू होकर फ्लाइट में बैठकर आराम से अमेरिका या यूरोप पहुंच सकते हैं। बाप रे! मतलब मुनाफे के चक्कर में आप सिर्फ उस देश के मरीज की जान खतरे में नहीं डाल रहे, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ऐसे बैक्टीरिया बना रहे हैं जिन पर एडवांस दवा भी असर नहीं करेगी। यही सबसे बड़ी रियलिटी है इस फ्रॉड की। ये वाकई आंखें खोलने वाला मैकेनिज्म है। चलिए अब देखते हैं कि नतीजे क्या निकले। वॉकहार्ड में इंसुलिन रिकॉर्ड फाड़ना या रैनबैक्सी का डेटा मैनिपुलेशन, जब एफटीआई ने ये पकड़ा तो असर क्या हुआ इन पर? वॉकहार्ड पर तो बहुत सख्त एक्शंस हुए। जुलाई 2013 में एफडीए ने वार्निंग लेटर भेजा और इंपोर्ट अलर्ट जारी कर दिया। इंपोर्ट अलर्ट मतलब अब उनकी दवा अमेरिका में एंटर नहीं कर सकती। जब तक वो प्लांट सुधार ना लें और एफडीए को भरोसा ना दिला दें तब तक नहीं। यूके के एमएचआरए ने भी 16 प्रोडक्ट लाइंस रिकॉल कर ली। तो मार्केट पर कैसा इम्पैक्ट पड़ा? तुरंत असर हुआ। वॉकहार्ड के शेयर्स में लगभग 9% की भारी गिरावट आई। रेपुटेशन को जबरदस्त झटका लगा। ऐसे क्राइसिस के बाद कंपनीज आम तौर पर क्या करती हैं? उन्होंने कुछ यूएस बेस्ड कंसल्टेंट्स को हायर किया था ना? हाँ, लक्ष्मण जीएमपी कंसल्टेंट को हायर किया और दावा किया कि वो अपनी क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट होने की बात कही। यहाँ मेरा स्केप्टिसिज्म फिर जाग रहा है। क्या ये लाखों डॉलर देकर कंसल्टेंट्स हायर करना सिर्फ पीआर स्टंट नहीं था, स्टॉक मार्केट को शांत करने के लिए? आपका स्केप्टिसिज्म जायज है। मतलब क्या ग्राउंड लेवल पर जहाँ कर्मचारी काम करते हैं वहाँ कल्चर में कोई सुधार हुआ? पेपर पर बड़े दावे थे, पर बाद की इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स कुछ और कहती हैं। आगे चलकर वॉकहार्ड के साथ और प्लांट्स नॉन कंप्लायंट पाए गए। 7 प्लांट्स? हाँ, इससे साफ होता है कि डीप रूटेड कॉर्पोरेट कल्चर को बदलना सिर्फ पेपर पर नियम लिखने से नहीं होता। राइट। जब तक मैनेजमेंट का फोकस फर्स्ट टू फाइल से हटकर मरीज की सेफ्टी पर नहीं आता, शैडो लैब्स नए रूप में चलती रहेंगी। और यही वो पॉइंट है जहां इस चर्चा का असर हम सब पर पड़ता है, जो फार्मेसी पर निर्भर है। बिल्कुल। आज हमारा पूरा हेल्थ केयर सिस्टम इस सप्लाई चेन पर टिका है। इसमें पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, बल्कि ट्रस्ट बट वेरीफाई वाला नियम लागू होता है। सही कहा। सस्ती दवाइयां जरूरी हैं, पर जब तक इंस्पेक्शंस में सच्चाई नहीं आती, भरोसा करना मुश्किल है। ग्राउंड लेवल पर अनअनाउंस्ड चेक्स जरूरी हैं। तो इस डीप डाइव को रैप अप करते हुए मैं एक आखिरी थॉट छोड़ना चाहूंगी श्रोताओं के लिए। जरूर। सोचो उस दिन उस कॉरिडोर में भागने वाले कर्मचारी के बारे में। आज कंप्लायंस इंसानी इंस्पेक्टर्स और उनके इंट्यूशंस पर चल रहा है, पर फ्रॉड करने वाले भी एडवांस्ड हो रहे हैं। ये तो है। क्या हो अगर आने वाले वक्त में ये कंपनीज शैडो लैब्स को छिपाने के लिए एआई और नई डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करें, जो ह्यूमन इंस्पेक्टर्स की समझ से आगे निकल जाए? बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या सस्ती दवाइयों पर भरोसा कायम रखने के लिए रेगुलेटर्स को भी एआई और ब्लॉकचेन ट्रैकिंग की तरफ जाना होगा, जिसे बैकडेट या मैनिपुलेट ना किया जा सके, जिससे कचरे के थैले में ना छिपाया जा सके? एग्जैक्टली। ये एक ऐसा सवाल है जो दवा इंडस्ट्री और रेगुलेटर्स दोनों को आगे चलकर पूछना पड़ेगा। इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही।